कक्षा 12 अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आज हम राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय आय एक लेखा या वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग होती है। अब इस जो परिभाषा है इसमें हमने 3 बिंदुओं पर मुख्यतया ध्यान देना है। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले ये लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष, लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष, ये नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद एक देश के सामान्य निवासी, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं, के द्वारा अर्जित कारक आय मतलब जो उन्होंने कारक आय प्राप्त करी। ये राष्ट्रीय आय की परिभाषा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम नंबर 1 वित्तीय वर्ष, नंबर 2 देश के सामान्य निवासी और नंबर 3 कारक आय, एक के बाद एक समझने का प्रयास करेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष। वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष एक वर्ष की वह अवधि होती है जो किसी अर्थव्यवस्था में जिसके सारे वित्तीय लेखे जोखे रखे जाते हैं। एक वर्ष की वह अवधि जिसमें किसी अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे वित्तीय लेखा जोखा रखा जाता है, वित्तीय अकाउंट रखा जाता है। भारत के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और दूसरे वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब समझने में ये है कि अभी ये वाला वित्तीय वर्ष जो आरंभ हुआ है वो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ है और अगले वर्ष 2021 में ये 31 मार्च को खत्म होगा। तो वर्तमान में जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो 2020-21 है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा में जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था देश के सामान्य निवासी, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि देश के सामान्य निवासी साधारणतया वह सब व्यक्ति हैं जो इस देश में निवास कर रहे हैं। 1 वर्ष या 1 वर्ष की अवधि से के ऊपर निवास करने वाले सारे व्यक्ति उस देश के सामान्य निवासियों में आएंगे। और साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसको समझने में है कि उस व्यक्ति की आर्थिक रुचि जो है उस देश में या उस अर्थव्यवस्था में केंद्रित हो। आर्थिक रुचि का मतलब यह है कि उत्पादन, उपभोग या निवेश से संबंधित सारी क्रियाएं जो उस व्यक्ति ने संपन्न करनी है उनका केंद्र बिंदु उस देश की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, उसकी परिभाषा को जो समझने में सहायक होगा, वो है कारक आय या साधन आय। अब उत्पादन के साधन जो कार्य करते हैं, उत्पादन के साधन हम जानते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। इनके सामूहिक प्रयास से ही जो है कोई उत्पादन संभव हो पाता है। अब इनका जो कार्य होता है, इन कार्य के बदले में इनको पारिश्रमिक भी प्राप्त होना होता है या इनका पुरस्कार प्राप्त होना होता है, जिसे हम इनकी आय कहते हैं। तो साधनों की आय, साधनों को उनको कार्य करने के बदले में जो आय प्राप्त होती है उसे साधन आय कहते हैं। हम इसको इससे समझ सकते हैं कि भूमि को उसके कार्य के बदले में लगान प्राप्त होता है, श्रम को उसके कार्य करने के बदले में मजदूरी या वेतन के रूप में पुरस्कार प्राप्त होता है, पूंजी के कार्य के बदले में उसको ब्याज प्राप्त होता है और संगठन और साहस को उनके कार्य के बदले में लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार लगान, मजदूरी या वेतन, ब्याज और लाभ ये साधन आए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय आय में एक वित्तीय वर्ष में केवल एक देश के सामान्य निवासियों की आय सम्मिलित होती है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गैर निवासियों की आय सम्मिलित नहीं होती है, भले ही वो हमारे देश के निवासी हों। गैर निवासी का मतलब ये है कि जिसके आर्थिक हित का केंद्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था ना हो। वो हमारे देश का नागरिक हो सकता है, लेकिन वो कहीं किसी दूसरे देश में किसी दूसरी अर्थव्यवस्था में काम कर रहा हो, उनके लिए काम कर रहा हो, तो उसकी जो आय है वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगी। तो आज हमने राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय के बारे में कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र का एक पॉइंट देखा था। अब इसके आगे का भाग जो है
इसके आगे की कोई बात जो है वो हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।